कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ठीक है, तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर। ओके, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाई मास। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है कि 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज मेथड दे दिया, परसेंटेज दे दी बाई मास वाली, 20% W बाई W। अच्छा, जब आपका सॉल्यूशन में ये ना बता रखा हो कि वो एक्वस है या क्या है, तो आप उसको एक्वस ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो 20% W बाई W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर किसका सॉल्यूशन है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा C2H6O2 है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चला? अच्छा, निकालना क्या है मुझे? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को पता चल रहा है देखकर कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन कौन है। सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा, जबकि सॉल्यूट कौन होगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालने का मतलब X(2) निकालना है आपको, ये आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, अगर ये रिक्वायर्ड है तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ये क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है। ठीक है, तो X2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर किसके होंगे? 1 के और 2 के। तो यहाँ से आपको अगर ये निकालना है तो N1 पता होना चाहिए और N2 पता होना चाहिए। अब N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ या सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मास भी सॉल्वेंट का और मोलर मास भी सॉल्वेंट का। ठीक है, W1 ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा इस स्टेटमेंट से। ठीक है, इस स्टेटमेंट में अगर मैं देखूं 20% W बाई W है, तो 20% यानी कि आउट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू W बाई W, मतलब ऊपर भी मास और नीचे भी मास। ऊपर किसका मास होता है? सॉल्यूट का मास होता है। नीचे किसका मास होता है? टोटल सॉल्यूशन का मास होता है। यहाँ से देख के आपको क्या नॉलेज मिली कि W2 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम है और टोटल मास 100 ग्राम है, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट बचा रह जाएगा इसका मतलब वो 80 ग्राम बचा रह जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर आपको W1 पता चल गया, वो स्टेटमेंट से पता चल गया। यहाँ पर M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। वाटर का फॉर्मूला H2O। तो यहाँ पर आपने मोलर मास निकालना है वाटर का, दैट विल बी H2O का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, और 2 वाटर है प्लस 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ 1 आ गया, तो ये भी पता चल गया आपको। तो यहाँ से N1 निकल जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, अब अगर N2 निकालना है तो N2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? W2 अपॉन M2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी है, उनका आप फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले में क्या क्या आपका नहीं पता फिर उसको निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था आपको, तो इसके अंदर N2 और N1 की ज़रूरत है, तो N2 का फॉर्मूला लिख लिया, उसमें W1 और M1 की नीड है। W1 आपको स्टेटमेंट से पता चल गया, M1 आपने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह से W2 आपने स्टेटमेंट से निकाल रखा है, और मोलर मास भी आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकालना पड़ेगा, C2H6O2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस 6 टाइम्स हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, दैट गिव्स 62 ग्राम पर मोल।
ठीक है। M2 भी पता चल गया आपको। तो अब तो सारी चीज़ें पता चल गई, 1 बाई 1 करके इनको कैलकुलेट कर लेंगे और निकल जाएगा। तो N1 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1। W1 कितना है हमारे पास, दैट इज 80 ग्राम। अच्छा, M1 कितना है हमारे पास, 18। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी, मोल होगी। ठीक है, इसी तरह से N2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। W2 कितना है हमारे पास, 20 ग्राम है, अपॉन M2 कितना निकाला है हमने, 62 ग्राम निकाला है। यूनिट क्या होगी, मोल होगी। तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेटर आपको प्रोवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स 20 अपॉन 62 इज इक्वल्स टू 0.322, 0.322, और N1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 4.44 मोल्स, और ये भी मोल के अंदर होगा। तो इस तरह से हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमको N2 पता चल गया 0.322 डिवाइडेड बाय N1 पता चल गया 4.44 प्लस 0.322। ये आप कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ये, 0.6068। तो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है, 0.068। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर भी मोल में ही रहेंगे और नीचे भी किस में ही रहेंगे, मोल्स में। तो मोल से मोल जब कैंसिल हो जाएगा तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो मोल फ्रैक्शन इज़ यूनिटलेस। अच्छा, तो इन्होंने तो यहाँ पर सिर्फ आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पता किया हुआ था। अगर वाटर का भी मोल फ्रैक्शन पता कर लें तो बड़ा इजी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो आप बताइए, यहाँ पर मैं N1 की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, 4.44 डिवाइडेड बाई 4.44 प्लस 0.322। देख रहे हो, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, दोबारा से यही वाली कैलकुलेशन करना। तो हम ये वाला फॉर्मूले से इससे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। दूसरा मैंने बताया आपको कि जो x1 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस x2, और 1 माइनस x2 तो हमने निकाल लिया है 0.068। तो इसको तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट विल बी 0.932, और कोई यूनिट नहीं होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी पता